तो नमस्कार दोस्तों, पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो आज हम प्रस्तुत हुए हैं आपके लिए रीडिंग स्किल्स पर बात करने के लिए कि भाषा के जो लैंग्वेज के जो रीडिंग स्किल है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसकी कहाँ तक सीमाएं हैं, कहाँ तक असीमित है वो, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी भाषा, तो आज हम हिंदी भाषा के रीडिंग स्किल्स पर बात करेंगे, क्योंकि कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज जो होती है तो उसकी अलग अलग अपनी लिपि होती है। तो हालांकि सभी भाषाओं को सीखने का, पढ़ना सीखने का, सुनना सीखने का, बोलना सीखने का और लिखना सीखने का एक ही नेचुरल वे होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोई भी चीज़ हमें अच्छे से, आसानी से समझ में आ जाए, उसका हम अच्छे से विश्लेषण कर सकें, इसीलिए हमने यहाँ हिंदी भाषा को अलग से लिया है। तो हिंदी भाषा के लिए रीडिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करें, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉमन जो जनरली बात होती है कि किसी भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के रीडिंग स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में शुरुआत में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, फिर हम हिंदी भाषा पर फोकस करेंगे। तो बेसिकली रीडिंग स्किल्स का मतलब होता है कि किसी भी प्रिंट या लिखी गई चीज़ों या बनाई गई चीज़ों को देख करके कुछ विचार बना पाना अपने मन में, कुछ जिसको बोलेंगे हम एक व्यवस्थित विचार बना पाना, जिसका अर्थ विचार बना पाना एक रीडिंग स्किल से ही है। तो हम अगर मान लीजिए कोई पिक्चर देखते हैं, चित्र देखते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे तो हम पिक्चर, तो कोई पिक्चर देखते हैं तो उस पिक्चर के बारे में हम कोई विचार बनाते हैं, उसमें कोई एक्शन हो रहा है या कुछ हाव भाव दिख रहे हैं, हमें कुछ अंदाज़ा लग रहा है, कुछ क्रियाएं हो रही है, कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, रखी हुई है, बिखरी हुई है, या कुछ सेटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम उसमें जो उस पिक्चर को देख करके हम उस बदलाव का अंदाज़ा लगाते हैं, उस में हो रही गतिविधि का, क्रिया का अंदाज़ा लगाते हैं, गेस करते हैं और सटीक रूप से हम पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो वही है एक स्टार्टिंग रीडिंग स्किल। जो स्टार्टिंग रीडिंग स्किल है, जिसके लिए किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो वो है पिक्चर रीडिंग, चित्र पठन। पिक्चर रीडिंग। सबसे पहले मान लीजिए हमारे सामने एक पिक्चर है। ये एक पिक्चर नहीं है, अभी फ़िलहाल ब्लैंक है, तो इसमें मैं एक पिक्चर बना देता हूँ कि ये एक चित्र है जिसमें एक चिड़िया है और ये घोंसला है चिड़िया का, और इसमें ये अंडे रखे हुए हैं चिड़िया के।
तो इस पिक्चर को देख कर के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ का पिक्चर है, और इसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी मिल जाए इस पिक्चर में इस प्रकार से। देखिए, तो इस प्रकार से कुछ बढ़ोतरी मिल जाए हमें इस पिक्चर में, तो हम थोड़ा सा और अंदाज़ा लगा पाते हैं कि ये पिक्चर कहाँ का हो सकता है। ये पिक्चर एक पेड़ का है। बेसिकली पेड़ पर एक घोंसला बना हुआ है और घोंसले में कुछ अंडे रखे हुए हैं। इस चिड़िया के ही होंगे, जाहिर सी बात है, चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई है तो, और ये चिड़िया उन अंडों की रखवाली कर रही है, सह रही है, हम जो आम भाषा में बातचीत करें तो। और ये एक पेड़ का जो चित्र है वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये पेड़ नुमा आकृति है और ये पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ आ रही हैं इस पर। तो इससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं और हमारा अंदाज़ा सटीक बैठ रहा है। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में जब बच्चे शुरुआत में बच्चों की जो इमेज बनने लगती है दिमाग में चीज़ों की, वस्तुओं की, लोगों की, तो वो इमेज जो जिस प्रकार से बनती है वो इमेज ही हमारे माइंड में कंस्ट्रक्ट होती है, और कंस्ट्रक्ट होते हुए जुड़ते हुए, मिलते हुए, और वो एक कंक्लूज़न पे निकल जाती है कि भाई ये यहाँ पर इस चित्र में ये हो रहा है, यहाँ ये चीज़ हो रही है, ये चिड़िया है, ये पेड़ है, और ये अंडे हैं, ये घोंसला है, और पत्तियाँ हैं, और चिड़िया देखभाल कर रही है अपनी अंडों की। और देखो, तो ये हम यहाँ पर इस चित्र को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चित्र को। तो स्टार्टिंग में बच्चे भी इस प्रकार के मतलब दृश्यों से गुजरते हैं। कई प्रकार के चीज़ें उनको प्रकृति में, वातावरण में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो उनके थ्रू उनको देखने को मिलती है, बच्चों को भी। तो वो भी इसी प्रकार उनके भी माइंड में यही चीज़ें चलती है, बच्चों के दिमाग में भी, कि यहाँ पर ये चिड़िया बैठी हुई है, ये पेड़ है, ये चिड़िया है, ये घोंसला है, ये कौवा आ गया, ये तोता आ गया, और ये कौवा इस चिड़िया को परेशान कर रहा है। लगता है कि ये कौवा इस चिड़िया के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये है पिक्चर रीडिंग, चित्र पठन। तो स्टार्टिंग में तो ये जो चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, उसको बोल दें हम, तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि हम अनुमान लगाते हैं चित्रों को देख करके कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दृश्य को देख करके अनुमान लगाते हैं। तो एक जो रियल दृश्य है हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको देखकर भी हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा होगा। तो वो रियल दृश्य जो था वो चित्रों के माध्यम से प्रकट कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये एक चित्र पठन हो गया। ये चित्र को देख करके उससे हम पता लगा रहे हैं कि यहाँ पर क्या बात कहने की कोशिश की गई होगी। तो ये चित्र पठन है। आगे चलते हैं हम। चित्र पठन के बाद में इमोशन रीडिंग, भाव पठन या एक्सप्रेशंस इमोशंस रीडिंग। तो कई बार क्या होता है कि घर पर पापा आए या मम्मी आई
या दादी दादा जो भी आए, कोई भी अगर मान लीजिए तो कोई ज़्यादा ही गुस्से में है, आंखें चढ़ रही है उनकी और थोड़ा बहुत मतलब ऐसे उबाल आ रहा है यूँ करके, तो फिर हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं भावों को देख करके कि यार ये तो गुस्से में हो रहे हैं बहुत तेज, हमको अभी इनके पास जाने से बचना चाहिए। तो भाव पठन हो गया, वो एक्सप्रेशन रीडिंग हो गया। और वो जो एक्सप्रेशंस हैं वो केवल, ये तो एकमात्र एग्जाम्पल था गुस्से का। तो जैसे कि कोई बैठा है, बैठे बैठे ही अचानक से गमगीन हो गया इस प्रकार से और सोच रहा है कुछ, उसके जो चेहरे के हाव भाव हैं, वो चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी है ना कि बॉडी लैंग्वेज से भी हमें अंदाज़ा लगता है कि कौन सा व्यक्ति में इमोशंस जो है वो कंट्रोल में है या इमोशंस अनकंट्रोल्ड है। तो बेसिकली हम एक्सप्रेशंस को ही रीड करते हैं वहाँ पर, चाहे वो हाथ के इशारों के द्वारा बताई गई बात को हम रीड करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं कुछ बात कह रहा हूँ बिना बोले हुए, तो आप भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अपने संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, एक्सप्रेशंस के माध्यम से मैं थोड़ा सा एक सामने एक कोई जानकार है, मेरा परिचित है, और मैं कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैं वीडियो ही बना रहा हूँ और मुझे यहाँ के यहीं कुछ मेरा मोबाइल मंगवाना है, तो मैं उसके लिए एक्शन कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़ आप वहाँ जा कर के और वहाँ मेरा मोबाइल रखा हुआ है, तो आप प्लीज़ लेकर मुझे दे दीजिए वो। तो ये भी एक रीडिंग ही है कि भाई अपनी एक्सप्रेशंस तो है ही सही, मैंने अभिव्यक्ति की है ये, है ना, तो उसको सामने वाला रीड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो उसमें रीडिंग एबिलिटी कितनी गहराइयों तक जा चुकी है या नहीं गई है। तो हम कई बार देखते हैं कि सीबीआई के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, कुछ टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि वो सबूत तलाश करते रहते हैं, कई पिक्चर्स को देखते रहते हैं, एल्बम्स को पलटते रहते हैं। कोई फंक्शन में अगर कोई गड़बड़ी हुई थी, कोई दुर्घटना हुई है, तो उस फंक्शन के जितने भी पिक्चर्स हैं, तो उनको पिक्चर्स को पलटते हुए देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कुछ न कुछ सुराग हासिल हो जाए हमें। तो वो सुराग तो यही है कि मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो यही है कि किसके हाव भाव कैसे हैं उस पार्टी में, और कौन क्या एक्शन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं, किसके पास क्या है, कौन किसके पास खड़ा हुआ है, कौन किसके पास नहीं खड़ा हुआ है। तो यही चीज़ें हैं कि कौन किस किस के पास जा रहा है, बेसिकली किस टाइप के लोगों के पास जा रहा है, किस टाइप के ग्रुप के पास जा रहा है। तो ये भी एक चित्रपठन ही है और चित्रपठन की एक एबिलिटी का विस्तार है कि भाई उसकी गहराइयों तक जाना, चित्र की गहराइयों तक जाना, पिक्चर की गहराइयों तक जाना और उसमें से छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालना पढ़ करके, वो भी चित्रपठन है। तो अब हम आते हैं हमारे स्क्रिप्ट पे कि भाई स्क्रिप्ट जो होती है, बेसिकली इंडिया की जो स्क्रिप्ट है, भारत की जो भाषा है हिंदी भाषा, उसकी स्क्रिप्ट
मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। उसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट। तो अभी जैसे हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में कुछ इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिखी जाती है ये, और है ना, इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे ये है स्क्रिप्ट प्रकार की स्क्रिप्ट जो है हिंदी भाषा में लिखी जाती है। सेम इसी प्रकार की स्क्रिप्ट संस्कृत भाषा में भी लिखी जाती है। हिंदी भाषा में भी यही, और संस्कृत भाषा में भी इसी प्रकार की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जैसे अहम, तो ये एक शब्द है अहम, और अहम का अर्थ होता है मैं। तो खादती या गच्छामि, तो सब में ही वही लेटर्स जो हैं वो हिंदी भाषा की जो इस लेटर्स यूज किए जा रहे हैं, वही लेटर्स इसमें यूज किए जा रहे हैं। संस्कृत वाले शब्दों में, संस्कृत वाले वाक्यों में, संस्कृत वाली भाषा में भी वही लेटर्स यूज किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हिंदी और संस्कृत दोनों की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है जिसको हम इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो सेम है, एक जैसी है। तो हम लिपि का मतलब समझ चुके होंगे कि लिपि का मतलब एक तरीके से जो बेसिकली जो लेटर्स हैं जिनके थ्रू, जिनको जोड़ करके वो उनका अर्थ बनाया गया है, वो ही उसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार का है, वही एक लिपि कहलाती है। और इंग्लिश में अगर हम देखें स्क्रिप्ट को, इंग्लिश की लिपि, तो इंग्लिश में तो ये जैसे मैंने इंग्लिश लिखा है, तो यही सब इंग्लिश की लिपि है। अब हो सकता है कि जैसे मान लीजिए फ्रेंच है, तो फ्रेंच में भी इस प्रकार के इंग्लिश की तरह ही कई मतलब लेटर्स यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी वही लिपि है, हो सकता है ना। तो वहाँ पर भी वही लिपि हो सकती है, जो लिपि इंग्लिश की है वही फ्रेंच की हो सकती है। तो ऐसे दो भाषाओं की लिपि सेम हो सकती है, भाषाएं अलग हो सकती हैं। भाषा का मतलब, जैसे मान लीजिए इसको फ्रेंच में स्प्लियो, अब स्प्लियो का मतलब मान सकते हैं हम कि फ्रेंच में स्प्लियो टमाटर को बोलते हैं तो और इंग्लिश में टोमेटो बोलते हैं। ये तो एकमात्र उदाहरण है भाई, मेरे को फ्रेंच भाषा नहीं आती है, मैं केवल बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कि फ्रेंच भाषा में स्प्लियो टमाटर को बोलते हैं और इंग्लिश भाषा में टोमेटो बोलते हैं टमाटर को। तो दोनों के जो लेटर्स हैं वो एक जैसे ही हैं, सेम। मतलब सेम का मतलब टोमेटो एक जैसे नहीं है, लेकिन जो स्क्रिप्ट हैं वो ABCD इंग्लिश वर्णमाला जो है वो ही सेम इसमें आ रही है, तो दोनों की लिपि सेम हुई। तो यहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्क्रिप्ट किसी भी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट उस लैंग्वेज के ढांचे को बताती है कि वो लैंग्वेज किस तरह के ढांचे में पिरोई गई है, किस तरह से दिखती है, दिखाई देती है, और किस तरह से उसको लिखा जाता है। तो यही एक स्क्रिप्ट है। आगे चलते हैं, हम स्क्रिप्ट से आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, तो स्क्रिप्ट पे बात कर चुके हैं हम। अब किसी भी लैंग्वेज को की स्क्रिप्ट को या मतलब किसी भी लैंग्वेज का जो पैराग्राफ लिखा गया है तो वो टेक्स्ट कहलाता है। यानी एक तो टेक्स्ट, और पहले हम बात कर चुके हैं पिक्चर्स की,
ठीक है। तो हम जनरली यूज में भी लेते हैं ना, तो इससे पिक्चर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, एनिमेटेड मैसेज, एनिमेटेड पिक्चर्स मैसेज। तो इस प्रकार के जो मैसेजेज हैं वो एक तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं। मतलब कोई भी लिखी हुई सामग्री जो है, बनाई हुई सामग्री पिक्चर्स के रूप में हो सकती है, टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, एनिमेटेड रूप में हो सकती है। और पिक्चर्स के ऊपर हम बात कर ही चुके हैं। एनिमेटेड तो इस प्रकार है कि भाई थोड़ा कार्टून, वो पिक्चर्स का ही एक रूप हो जाता है, एक वीडियो रूप में हो जाती है। अब वीडियो को भी पढ़ा जा सकता है, कोई मूक वीडियो है या बनाया गया वीडियो है तो उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। हालांकि सुनते हैं हम, लेकिन देखते भी हैं। तो देख कर के अगर मान लो म्यूट कर दिया जाए उसको, और बिना म्यूट के हम उसको समझ कर के कोशिश करें, तो उसको भी एक तरीके से पढ़ा जा सकता है वीडियो को, मतलब म्यूट करके। अगर हम पिक्चर किसी वीडियो को देख रहे हैं, किसी मान लीजिए कोई वीडियो बनाया गया है तो उसको देख रहे हैं, तो हम उसमें जानकारी ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा। क्योंकि जैसे सीसीटीवी फुटेज हैं, मान लीजिए कई बार सीसीटीवी, अब ये मेरे को कंफर्म पता नहीं है कि सीसीटीवी में आवाज़ आती है कि नहीं आती है, लेकिन उसमें मान लीजिए आवाज़ नहीं आती, लेकिन जो मोशन रिकॉर्ड हो रहे हैं उससे, सीसीटीवी से फुटेज, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार भाई कौन हो सकता है ये, किस तरीके की, मतलब इसका जो किसके समान दिखाई दे रहा है ये, तो कौन हो सकता है ये आसपास में रहने वाला। तो वो भी एक रीडिंग ही है। आगे हम अपने मेन मुद्दे पर बढ़ते हैं कि भाई लैंग्वेज की रीडिंग, किसी भी लैंग्वेज की रीडिंग, न्यू लैंग्वेज एंड नॉन लैंग्वेज। तो ये दो टाइप की चीज़ें हैं, न्यू लैंग्वेज एंड नॉन लैंग्वेज। अब हमने जो स्किल्स देख रहे थे, हम जो स्किल्स पर बात करते आ रहे हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीड एंड राइट, इन स्किल्स पर हम बात कर रहे हैं। तो यह सीक्वेंस ही है स्किल्स का। सबसे पहले बच्चा पढ़ा सुनता रहेगा। भाई घर पर जो मदर टंग बोली जा रही है फैमिली के लोगों के द्वारा, उस टंग को, उस लैंग्वेज को सुनता रहेगा पढ़ा, और धीरे धीरे उस लैंग्वेज के संप्रत्यय निर्माण करेगा, शब्दों के अर्थ निर्माण करेगा, अपने समझेगा, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा। तो उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे बोलने का प्रयास करेगा, कुछ आवाज़ें निकालने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, स्कूल भेजा जाएगा, तो उसको शुरुआत में तो वो बिना मतलब शुरुआत में वो चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेगा, चित्रों को, है ना, दृश्यों को, लोगों को, सभी चीज़ों को वो रीड करने की कोशिश करेगा। और लास्ट में उसको जैसी इमेज उसने अपने माइंड में बनाई है, उस इमेज को वो कहीं ना कहीं उकेरने की कोशिश करेगा। यानी जो समझा है वो, भाई इसके द्वारा ये एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो वो चीज़ वो राइट करके एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। जैसे जो सुन करके समझा है उसको वो बोल करके एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, जो देख करके पढ़ करके समझा है उसको लिख करके एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये एक विशेष रूप से एक सिस्टमेटिक स्किल्स डेवलपमेंट है लैंग्वेज का, सीक्वेंसली है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में देखते हैं कि न्यू लैंग्वेज एंड नॉन लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए हम घर में मतलब हिंदी बोलते हैं, हमारे परिवार के मदर टंग हिंदी है, मदर टंग
हिंदी है, यानी हमारे परिवार की भाषा, मातृभाषा जो है वो हिंदी है ना। मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी हम सुनना जानते हैं, बोलना जानते हैं, आसानी से सुन सकते हैं, सुन करके समझ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे ही सुन करके समझते हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे आराम से सुन करके चीज़ों को समझते हैं और उसके रेस्पॉन्ड भी देते हैं, बोलते भी हैं, जवाब भी देते हैं। हो सकता है कि उनकी गहराई थोड़ी कम हो, लेकिन उनमें सुनने का और बोलने का स्किल्स डेवलप हो चुका होता है उस लैंग्वेज के प्रति, मदर टंग के प्रति। तो हिंदी भाषा को तो नॉन लैंग्वेज ही कहलाएगी यहाँ पर। हिंदी भाषा यहाँ पर नॉन लैंग्वेज कहलाएगी, क्योंकि उस भाषा के बारे में हम ओरली हम जानते हैं, ओरली हम उसको यूज करते हैं, उसके साउंड्स को यूज करते हैं। तो उसका जो सिस्टम है, साउंड सिस्टम, उसको यूज करते हैं और हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो लिसनिंग स्पीकिंग के द्वारा। और जैसे मान लीजिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर नहीं है, शुरुआत में 3-4 साल तक हमें इंग्लिश का पता नहीं रहता। मान लीजिए घर में इंग्लिश यूज की जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर मदर टंग हिंदी है तो कई बार मतलब इंग्लिश बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती, थोड़े बहुत शब्द यूज किए जाते हैं कभी कभार, तो वहाँ न्यू लैंग्वेज होगी इंग्लिश। तो न्यू लैंग्वेज के लिए क्या करना पड़ेगा, रीडिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए, और नॉन लैंग्वेज के लिए क्या करना पड़ेगा, रीडिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए। क्या न्यू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, डिफ़िकल्ट होगी उसके रीडिंग स्किल्स को गेन करने में? क्या मदर टंग के रीडिंग स्किल्स पर फटाफट से पहुंचा जा सकता है? तो मेरे ख्याल में तो इन सभी प्रश्नों के जवाब हाँ ही होंगे। हाँ, सही है। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये हाँ और सिद्ध होते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये नेचुरल तरीका बताया था किसी भी लैंग्वेज को, नई लैंग्वेज को सीखने का, कि सबसे पहले लिसनिंग, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो मातृभाषा, परिवार में बोली जाने वाली भाषा है, वो भी उसके लिए एक प्रकार की नई लैंग्वेज है। तो उसमें भी सबसे पहले वो यही सीक्वेंस फॉलो करता है। सबसे पहले पढ़ा पढ़ा सुनता रहता है, एक्सप्रेस करता है अपने हाथ पैरों को हिला करके, रो करके, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को। स्पीक हो गया वो, धीरे धीरे वो कुछ शब्द बोलने की कोशिश करता है, समझता जाता है, फिर बड़ा होता है तो फिर पढ़ता है और फिर लिखता है, इमेज को पढ़ता है, चित्रों को देखता है, पढ़ता है, लोगों को, एक्शन को देखता है, एक्सप्रेशंस को देखता है, पढ़ता है, और फिर उनको उनके जैसे ही वो लिखने की कोशिश करता है, अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो वो भी नई लैंग्वेज थी। इसी प्रकार मान लीजिए 3-4 साल बाद, पैदा होने के 3-4 साल बाद, जब हमारे पास एक लैंग्वेज ऑलरेडी है, उसके बाद में हम दूसरी न्यू लैंग्वेज को सीखें, तो क्या वो एक लैंग्वेज हमारी मदद करेगी, या फिर वो एक लैंग्वेज हम दूसरी लैंग्वेज को सीखने में बाधक होगी, या फिर न्यूट्रल होगी? तो यही मतलब हमारे सामने एक प्रश्न है ये एक तरीके का, कि क्या हिंदी का, हमारी मातृभाषा का, हम जो कोई भी नई लैंग्वेज, चाहे से फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो, सीख रहे हैं, तो उसके मतलब लर्निंग की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पीड कम होगी या तेज़ होगी, या कुछ पे उससे कोई लेना देना नहीं है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मतलब एनालिसिस कर रहे हैं एक तरीके से। यूँ नहीं कह रहे हैं कि हम भाई ऐसा ही होता होगा, तो भाई हम भी डिस्कस ही कर रहे हैं। तो अभी तक कंफर्म तो कहा नहीं जा सकता कि भाई वो मदद कर रही होगी, या फिर वो बाधा पैदा कर रही होगी, या फिर वो न्यूट्रल होगी। तो इसका मेरे हिसाब से जो जवाब है एनालिसिस का, वो तो यही जवाब होगा मेरा तो कि वो हमारे तरीके पर निर्भर करता है।
हमारे जो तरीका है लैंग्वेज को अडॉप्ट करने का, सीखने का, लर्निंग का, सिखाने का भी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो बात है कि भाई हम उस लैंग्वेज को वापस से इसी सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इन पर कम फोकस किया जा रहा है। तो फिर हम ये जो नेचुरल जो तरीके हैं, ये जो कॉम्प्रहेंसिव तरीके हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, इमेज बनाते हैं हमारे माइंड में, एक लैंग्वेज को गढ़ते हैं, वो यही दोनों स्किल्स हैं। मेन स्किल्स ये दोनों हैं। लैंग्वेज को, किसी भी नई लैंग्वेज को हमारे माइंड में अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट करने में जो मदद करते हैं स्किल, वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और अगर हम डायरेक्ट रीडिंग पे आ जाते हैं, राइटिंग पे आ जाते हैं, हाँ भाई रीड कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, तो उसको स्पीक बोलते हैं, तो स्पीक कर रहे हैं। तो रीडिंग राइटिंग पे आ जाते हैं तो फिर वो सीक्वेंस नेचुरल नहीं रहता है, और नेचुरल नहीं रहता है तो फिर वो फ्लुएंसी भी नेचुरल नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं बाधा पैदा करती है। तो अगर मान लीजिए हम उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, पहले इस पर फोकस करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं उस लैंग्वेज की, उस लैंग्वेज की वोकेबलरी की, उस लैंग्वेज के संप्रत्ययों को हम अच्छे से समझते हैं, स्ट्रक्चर को, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को और वोकेबलरी को अच्छे से समझते हैं, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज भी हम अच्छे से गेन कर सकते हैं, कम समय में अच्छे से सीख सकते हैं। तो बट अगर मान लीजिए हम इसका सहारा ले रहे हैं, कहीं कहीं सहारा ले रहे हैं हम सिखाने में, सीखने सिखाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द वोकेबलरी, एक शब्द, दो शब्द बीच बीच में यूज कर रहे हैं हम, लेकिन सारी चीज़ें ही हम इस थिंकिंग तो हमारी मदर टंग में चल रही है, मातृभाषा में, लेकिन उसको ट्रांसलेट कर करके हम राइट कर रहे हैं। रीडिंग इंग्लिश वो दूसरी मतलब लैंग्वेज में चल रही है, मान लीजिए इंग्लिश में चल रही है, और उसको जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं पर वो ट्रांसलेट करके मातृभाषा में ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो भाई वो तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, और फ्लुएंसी में तो बाधक होगी सही, क्योंकि जो बात डायरेक्ट यहाँ से निकलेगी वो पहले यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती है और फिर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से निकलती है। तो वही बात है कि रास्ता तो लंबा हो जाता है, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें रहती है। यही सीक्वेंस फॉलो किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए हम बात कर चुके हैं जनरल बातें, अब थोड़ा वो हिंदी लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम हिंदी लैंग्वेज को, अब एक तो होती है कि भाई हिंदी लैंग्वेज की जो रीडिंग स्किल्स है ना, तो उसकी भी कोई स्तर होते हैं कि लेवल्स होते हैं भाई, होते हैं। एक तो मान लीजिए हम एक सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और एक पूरे पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, या एक शब्द को पढ़ रहे हैं, एक एक शब्दों को जोड़ जोड़ करके हम एक पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, और एक डायरेक्ट पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, या डायरेक्ट पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो टाइम तो बचेगा ना भाई। तो गहराइयाँ तो हर एक चीज़ में है, लैंग्वेज की रीडिंग में भी गहराइयाँ हैं। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा रीडिंग की, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा जल्दी पढ़ कर के समझने में महारत हासिल कर पाएगा, और उसके पास उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी भी होगी, तो वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में, चाहे लिख करके, चाहे बोल करके, चाहे भाव से, उसमें भी काफ़ी मदद करती है चीज़ें। तो ये गहराइयाँ हो गई, लेवल हो गए, लेवल तो हर जगह रहते हैं। अब वो छोटी क्लासेस में तो बच्चों के लेवल रहते ही हैं कि भाई किसी बच्चे को
अक्षर लेटर्स जो हैं लेटर आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं। फिर दूसरी बात, फिर उन लेटर्स को मिला करके वो पढ़ पाता है नहीं पढ़ पाता, मतलब बिना मात्रा वाले शब्द बना पाता है नहीं बना पाता, पढ़ पाता है नहीं पढ़ पाता। फिर मात्रा वाले शब्दों पर आता है, कहाँ तक आता है उसको। और फिर छोटे छोटे वाक्य, फिर बड़े वाक्य, फिर बड़ा पूरा पैराग्राफ पढ़ करके समझना, और फिर उसमें से क्वेश्चन आंसर पुटअप करना, क्वेश्चंस पे जवाब देना, थिंकिंग करना ना, कुछ नया अपने मन से गणित करना, लिखना, क्रिएटिव कार्य करना, रचनात्मक लेखन करना, अपने अनुभवों को भाषा में पिरोना। तो ये सभी चीज़ें गहराइयों को ही दिखाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं गहराइयों में। तो अब हम सामान्य सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अगर बच्चों के माता पिता हैं या फिर टीचर्स हैं, तो हमारे सामने यही चुनौती रहती है कि हम जल्दी से जल्दी बच्चों को पढ़ना सिखा दें, किताब पढ़ना सिखा दें। तो कैसे सिखाएं बच्चों को किताब पढ़ना, कैसे हम बच्चों को जल्दी से सिखाएं, कितना जल्दी तरीके से सिखाएं। तो वो ये है कि बच्चों को जितना हो सके उतना बोलने के अवसर दें। सबसे पहली बात, सुनने के अवसर दें, उनसे जितनी हो सके उतनी बातें करें, ढेर सारी बातें करें। परिवार के सभी लोगों के साथ में घुलने मिलने दें, आसपास के लोगों के साथ में घुलने मिलने दें, सबसे बातचीत करने दें। जितना ज़्यादा वो बातों को सुनेंगे और बात करेंगे, उतनी ज़्यादा ही उनकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और उतना ही ज़्यादा उनका लैंग्वेज का जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब प्रोफिशिएंसी का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई कोई लेखक बन जाएगा, छोटे से में बच्चा बन भी सकता है, क्यों नहीं बन सकता। लेकिन प्रोफिशिएंसी से मतलब है कि क्षमता, एक तरीके से धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाती है बच्चे की भी। तो हम आगे चलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, क, ख, ग, घ, ङ। तो ये शुरुआती 2-3 पंक्तियां हैं हिंदी वर्णमाला की। तो अब मैंने कई जगह देखा है कि बच्चों को डायरेक्ट बुलवाते हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। भाई बुलवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ बच्चों को देखें और सुने तो सही कि वो अ से अनार बोल, अपन तो अ से अनार बोल रहे हैं और बच्चा क्या सुन रहा है और क्या बोल रहा है, आ से अनार, आ से आम। अब कई कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनको इसको ये आ बोलते हैं, रट चुका होता है, उनके दिमाग में बैठ चुका होता है आ, ये भी आ और ये भी आ। अब वो इसको अ बुलवाने में इतनी परेशानी आती है, की हैबिट डलवाने में इतनी परेशानी आती है कि पूछो मत। हो कम से कम 8-10 दिन लग जाते हैं उसको केवल ध्वनि सिखाने में। हालांकि और में तो प्रॉब्लम नहीं आती आगे, लेकिन शुरुआत में अ से अनार वो जो है ना चलता है, शुरुआत में चला, तो वो जल्दीबाजी में वो यहाँ से प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो गलत हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं अ, आ, ई, उ, यहाँ भी गलती कर बैठते हैं, ई, उ, ऐसे होना चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा देर तक बोला जाएगा और ये थोड़ा कम देर तक बोला जाएगा। ई, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, क, ख, ग, घ, ङ। अब कई बार मेरे सामने ये भी चीज़ें आती है कि इसको भी अण बोलते हैं बच्चे, अण खा ली।
इसको भी अण बोलते हैं, अण खाली, और इसको भी अण बोलते हैं, अण खाली। अरे भाई मैंने कि ये भी अण है, ये भी अण है, ये भी अण है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वास्तविकता में तो ये होता है उंग, उंग, ये होता है इया, ये होता है अण, ये है अण। तो बच्चों को अगर सही जो चीज़ों के बारे में सही तरीके से बताया जाए तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं हम कि जब मान लीजिए डेली आप बच्चों को एक एक लेटर देंगे, लिखने के लिए, तो एक पेज में आप एक पेज में आप शुरुआत में 3 बार लिख देंगे। अब वो हैंड बैलेंस अच्छा है तो वो तो देख देख के बना लेगा। अगर मान लें हैंड बैलेंस नहीं है तो उसके लिए कुछ इंतज़ाम भी करने पड़ेंगे हमको, ऐसे तो कुछ क्रिएटिव इंतज़ाम करने पड़ेंगे। बच्चों को बताना पड़ेगा, देखो बेटे ऐसे, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ। अगर मान लीजिए इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो पहले ये बनवाओ उससे आधा गोला, इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो उससे ये बनवाओ पूरा गोला, ये बनवाओ पूरा गोला। ये अच्छे से सीख जाएगा तो फिर 2 टिप के लगा करके आधा गोला बनवाओ, इधर से की तरफ भी, इधर की तरफ भी, ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी। तो इस प्रकार से हम आधा गोले का अभ्यास करा सकते हैं। फिर ऐसे आड़ी लाइनें, खड़ी लाइनों का अभ्यास करा सकते हैं बच्चों को। तो ये तो राइटिंग में चला गया। हम बेसिकली बात कर रहे थे रीडिंग की। तो यहाँ पर बच्चा जो लिखेगा, हमें ये ध्यान रखना है कि वो बोल करके लिखेगा। जैसे यहाँ पर अ लिखेगा तो अ, अ, ऐसे बोल करके लिखे, जिससे क्या है कि वो इस इमेज को अ के साथ में, अ साउंड के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा अपने माइंड में और इसको याद कर लेगा। तो फिर कभी भी मतलब उसको सामने ये शब्द आ जाए अ द, मान लीजिए उसने पूरी वर्णमाला क्लियर कर ली, अ द र क, अदरक, अदरक। हालांकि ये स्टार्टिंग में ये तो बड़ी प्रॉब्लम करेगा, तो छोटे शब्द दिए जाएं, ब स न ल क प, ऐसे शब्द दिए जाएं जो बच्चे जानते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आसमान आसमान, सागर। अब छोटा बच्चा है बेचारा, 3 साल का, 4 साल का, तो आसमान को कहाँ से जानेगा, सागर को कहाँ से जानेगा। हो सकता है कि उसने टीवी में देख लिया हो, कहीं से एक्सपोजर प्राप्त कर लिया हो, लेकिन ऐसे शब्द ही देने चाहिए जो वो जानता है। बस को आसानी से जानता है, कब जानता है, नल जानता है, जग जानता है ना, घर जानता है। तो ऐसे शब्द देंगे तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार घर ऐसे लिखते हैं, ये होता है घर, ऐसे पढ़ते हैं, जग, बस, नल, कब। उसके बाद में हम धीरे धीरे मात्राओं पर चलते हैं। मात्राओं पर चलते हैं मतलब पहले बिना मात्रा वाले 2 लेटर वाले अक्षरों को, शब्दों को, फिर 3 लेटर वाले, फिर 4 लेटर वाले, फिर 5 लेटर वाले, फिर आ की मात्रा पर। तो आ की मात्रा पर भी पहले प में आ की मात्रा लगी पा, एक और पा लिख दो, पापा। अब पापा को तो बहुत मज़े से पढ़ेंगे वो और याद भी कर लेंगे। पापा तो बहुत प्यारे होते हैं, बाबा, नाना, ये सब बहुत प्यारे होते हैं बच्चों के लिए, दादा, चाचा, मामा। तो यहाँ से आ की मात्रा का एक्सपोजर उनको मिल गया। अब आगे चलते हैं तो आगे थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे नाना का ना ले लिया और क ले लिया, नाक, हाँ, और ह में आ की मात्रा लगा दी तो हा, और थ, हाथ, क, कान, कान। इस प्रकार के शब्द बनवा सकते हैं हम। फिर अलग अलग मात्रा, ताला,
माला, राजा, इस प्रकार के सरल शब्द बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। और इसके बाद में फिर थोड़ा कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल आ की मात्रा का। गाजर, गाजर, बादल, बादल, काजल, काजल। तो इस प्रकार से कठिनाई का स्तर बढ़ता जाएगा। और फिर चार लेटर्स के देंगे, सिंपल बच्चों के आसपास की चीज़ों के। टमाटर, बच्चे रोजाना घर पे अखबार देखते हैं तो अखबार। सुनते हैं समाचार, क्या समाचार आए हैं भाई, समाचार। हाँ, तो इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ई की मात्रा पे। ई की मात्रा सिखाते हैं हम, दोनों मात्राएं एक साथ सिखानी चाहिए। जैसे ब में छोटी ई की मात्रा लगाई और ल। बिल, जल्दी बोलेंगे भाई, छोटी ई की मात्रा आगे लगती है और बिल, और बड़ी ई की मात्रा पीछे लगती है, मतलब आगे के बाद में लगती है, और ल। बील, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, बील, बिल, चूहे का बिल और बील का जूस। और भी ऐसे इस प्रकार के शब्द हम ढूंढ करके ले सकते हैं और उनका बार बार में लिखवा करके, बुलवा करके, प्रैक्टिस करवा करके, पढ़वा करके हम छोटी मात्रा, छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा में डिफरेंस करवा सकते हैं। आगे फिर ऊ की मात्रा में भी इस प्रकार ही करेंगे दोनों। जैसे मान लो जी ये क, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, ल, कुल, और ये क में बड़े ऊ की मात्रा कूल, कूल, कुल, कूल। जैसे सुमन, सुमन, सूरज, सुमन, सूरज, सुमन, सूरज, है ना। तो इस प्रकार से डिफरेंस बता सकते हैं। आगे देखते हैं ऊ की मात्रा के बाद में री की मात्रा। जैसे री, मृग, मृग, री, कृपा, कृपा। और भी ले सकते हैं जैसे न, री, प, नृप। तो वैसे तो पर दे ही देना चाहिए बच्चों को एक्सपोजर, ये है। आगे चलते हैं ए की मात्रा। तो एक मात्रा तो ये होती है और एक मात्रा ये होती है, ए, ऐ। तो ए की मात्रा और ऐ की मात्रा में दोनों को एक साथ करवाएं। जैसे म में ए की मात्रा लगाए तो मैं, मेला। म में ऐ की मात्रा लगाए तो मैया, है ना। जैसे भ में ए की मात्रा लगे तो भेंट, भेंट, है ना। और भैया, भ में ऐ की मात्रा लगा दी, दो मात्रा, तो भैया। ऐसे ही आगे ओ और औ की मात्रा को ले सकते हैं हम। जैसे कोयल, क में ओ की मात्रा लगा दी, ये वाली, तो को हो गया, कोयल। को, क में औ की मात्रा लगा दी तो कौ, औ, क, औ, क, औ, क, ओ, को, क, औ, को, कौ, कौआ। इस प्रकार के हम शब्द बता सकते हैं बच्चों को। आगे देखते हैं अंग की मात्रा। अंग की तो कुछ शब्द जाने पहचाने शब्द। ब के ऊपर अंग लगाया तो बन, अन, अन बताएं हम, बन, ब, अन, दर, प, त, अंग, पतंग, बंदर, पतंग, 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 पतंग। इस प्रकार से थोड़ा सा हम बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं।
तो अ से कुछ बनता ही नहीं है। आगे जैसे बच्चे बहुत सारे वर्ड, ढेर सारे शब्द सीख जाएंगे, उनके आसपास के जितने भी शब्द, जितने भी चीज़ों को वो जानते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लिख कर के उनको बताएं और सिंपल शब्दों को, और बच्चे उन शब्दों को पढ़ कर के सीख जाएं। उसके बाद में हम वाक्य पर आते हैं, कहानी पर। कहानी लेना चाहिए मेरे ख्याल में, तो कविता भी ले सकते हैं। जैसे बच्चे अच्छे से जानते हैं, गाते हैं बड़े मज़े से, मछली जल की रानी है, तो हम लिखेंगे बेटा ये पढ़ो, देखें ये क्या लिख रखा है। तो बच्चे पढ़ेंगे मछली जल की रानी है, ऐसे पढ़ेंगे बच्चे। अब हम कहेंगे भाई इसकी अगली लाइन तुम लिखो, तो बच्चे सोच में पड़ जाएंगे क्या लिखें भाई, जीवन कैसे लिखें, जीवन उसका पानी है, जी व न तो इस प्रकार से हम बताते चले जाएं। ये तो कविता के बारे में हुआ। बहुत सारी कविताएं पढ़ने को दें बच्चों को, तो बच्चे जानते हैं, जो कविताएं गुनगुनाते रहते हैं, जो कविताएं उन्हें अच्छी लगती हैं, उन कविताओं को लिख कर के उनको पढ़ने को दें।